हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेंस। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ क्लास 8 साइंस के लिए। आज चैप्टर 8 टू 12 का मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा। और आप अगर पिछला वीडियो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। पार्ट 1 आप देखिए, जिसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आज का वीडियो देखिए। आज का वीडियो में चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 12 तक का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है इस चैप्टर से, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। तो आप लोगों को ऐसे डायग्राम भी बनाना है, लेबल डायग्राम, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ना भी पूछे क्वेश्चन में तो भी आप लोगों को डायग्राम बनाना है और लेबल भी करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस तो आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ सेल वॉल और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, इसमें नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट लैक्स सेंट्रोजोम एंड लाइजोजोम, इट हैव सेंट्रोजोम और लाइजोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? तो सेल वॉल क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब सख्त, स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है। वो सख्त होता है, बाहर से रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। तो यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में क्या डिफरेंस है? इट पोजेज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। न्यूक्लियस ऑफ सेल हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसमें न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। एग्जांपल है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो सेल तो हम लोग पढ़े हैं, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड द टर्म इज कॉइंड बाय रॉबर्ट हुक, ये भी ध्यान में रखना है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसका दूसरा नाम जो होता है वो न्यूरॉन होता है, उसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। और डायग्राम आप लोग ध्यान दीजिए, डायग्राम मैंने बनाया है, लेवल डायग्राम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चैप्टर है 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पहला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन ओवा एग, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होता है स्पर्म और ओवा मिल करके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देन है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़े थे और एसेक्सुअल भी पढ़े थे। तो अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और इसमें क्या है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट होता है। और इस टाइप में नो फ्यूजन ऑफ सेल्स, सेक्स सेल्स, दैट इज गैमेट्स। गैमेट्स किसको बोलते हैं? सेक्स सेल्स को, स्पर्म और ओवा को। तो इसमें क्या होता है, नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं होता है, टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एमोबा, हाइड्रा, ईस्ट, इन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसको चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बाइनरी फिजन कैसे होता है, एमोबा में होता है, और ऐसे एमोबा जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 2 में बढ़ता है, इसलिए इसका नाम है बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही होता है 2। और बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा ऐसे ग्रो करता है, इसका एक बड ग्रो करता है और ऐसे आखिर में जाके टूट जाता है।
तो इस तरह से दूसरा हाइड्रा भी इससे निकल आता है। तो इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। ये बाइनरी फिजन और बडिंग, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट। लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है और उसमें जो भी इन्वॉल्विंग जो उसमें सडन चेंजेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको ही बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। देन अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। तो इन फीमेल्स द ओवा और एग्स बिगिन टू मैच्योर with the onset of puberty 10 to 12 years में. One egg get matured and is released by one of the ovaries once it in about 28 to 30 days. Every after puberty, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी आफ्टर 10 to 12 ईयर्स क्या होता है फीमेल्स में कि एग्स जो है मैच्योर होने लगता है। एक एग जो है वो रिलीज होता है एवरी 28 to 30 डेज में। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल्स ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। तो एग तो रिलीज हो चुका है, उसके बाद क्या होता है इसी टाइम में यूटेरस का जो वॉल होता है वो थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर पाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, प्रेगनेंसी ऑकर्स। अगर फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होता है और वो यूटेरस का वॉल जो है वो रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड एग को। और एंड इफ द फर्टिलाइजेशन फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो रिलीज्ड एग का क्या होगा? रिलीज्ड एग तो वैसे ही रह गया। द रिलीज्ड एग, जिसको ओवम बोलते हैं, एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन and shed off in the form of bleeding in omen. This is called menstruation which occurs once in 28 to 30 days. तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग जो रह गया और थिक वॉल जो रह गया विथ ब्लड वेसल्स वो टूट करके शेड ऑफ हो जाता है, गिर जाता है और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो एवरी 28 to 30 डेज में होता है। अगर सिर्फ डिफिनेशन आता है, अगर डेफिनेशन आता है मेंस्ट्रुएशन का, तो आप ये लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैंने बना दिया है, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस along with the its blood vessels in the form of bleeding is called menstruation or periods. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है। Sudden increase in the height of both boys and girls. Voice of boys becomes hoarse and that of girls becomes shrill. Shoulder becomes broader and muscles grown. तो बॉयज़ में शोल्डर्स बढ़ने लगता है, चौड़ा हो जाता है, मसल्स बढ़ने लगता है। ठीक है। बॉयज़ का जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है, वो काफ़ी मोटा हो जाता है, होर्स, और गर्ल्स का श्रिल हो जाता है। हाइट भी बढ़ने लगता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। Hairs grows in different parts of the boys, getting acne and pimples. Boys and girls become capable of reproduction. In girls, menstruation starts. तो ये सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट नोट्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, सेपरेट वीडियो बनाया है इसी टॉपिक से, और मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये सभी है, तो ये सब के बारे में ही आपको लिखना है, कब होता है, कैसे होता है। और एडम्स एप्पल, जिससे आवाज़ जो चेंज होता है बॉयज़ में वो, तो इन सब पे शॉर्ट नोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है डिफाइन प्रेशर, राइट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। रिलेशन क्या है इसमें? फोर्स इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, पी इक्वल टू एफ बाई ए, ऐसे याद रख सकते हैं।
और बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कट वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। जो नाइफ जो जिसका एक साइड जो शार्प रहता है जिससे हम लोग वेजिटेबल कट करते हैं, अगर थिक हो जाए, अगर मोटा हो जाए वो, तो वेजिटेबल कट कैसे होगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है डिफ़िकल्ट, तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब है प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर अगर नाइफ का जो एज है, कटिंग एज है, वो अगर थिक हो जाएगा तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम गया, प्रेशर कम गया तो कट नहीं होगा। द एरिया ऑफ ब्लंट नाइफ इज मोर, वही मैंने बोला एरिया बढ़ गया, मोर हो गया, एंड देयर फोर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज लेस। तो फोर्स जो उसमें ताकत जो लगा रहे हैं वो कम हो जाएगा। देयर फोर मोर फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। तो वेजिटेबल कट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउ डज अ मेडिसिन इंटर्स अ ड्रॉपर। जो हम लोग ड्रॉपर देखते हैं, जिससे हम लोग मेडिसिन को ड्रॉप करते हैं या पिक करते हैं, तो उसमें मेडिसिन कैसे जाता है अंदर उसके, तो व्हेन ड्रॉपर इज प्रेस्ड द एयर इनसाइड द ड्रॉपर इज ड्रिवन आउट। जब प्रेस करते हैं तो उसका एयर जो है वो बाहर निकल आता है। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर डिक्रीजेज, और उसके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड द मेडिसिन रशेज इनसाइड द ड्रॉपर, और मेडिसिन जो है वो ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस वाई फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट क्या होगा, मस्कुलर फोर्स एक्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको उठा करके रखे हैं अपने मसल्स से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। Then both the forces do not bring any change in the state of motion because both of them are acting equal and opposite direction and thus they cancel each other's effect। क्योंकि हम लोग उसको पिकअप करके रखे हैं ऊपर की ओर मस्कुलर फोर्स से, और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन दोनों बराबर होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो इक्वल रह रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ऑकर। एग्जाम्पल, पुशिंग अ कार, किकिंग अ बॉल। जब ऐसा हम लोग करते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है पुश करने के लिए। तो जब कॉन्टैक्ट होता है और फोर्स लगता है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जब कॉन्टैक्ट नहीं लगता है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी while moving on a surface, it always acts in opposite direction। तो फ्रिक्शन जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। वो फोर्स जो होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए होता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी का जो एक्सर्ट किया हुआ फोर्स होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है चैप्टर 12 फ्रिक्शन से। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, सो इट इज somewhat easier to move an object already in motion than to get it started। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। वो फ्रेंड भी है फ्रिक्शन और दुश्मन भी है, कैसे? तो फ्रेंड कैसे है, इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रुकता कैसे है, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, घर्षण की वजह से। फ्रिक्शन को घर्षण बोलते हैं हिंदी में, घिसते घिसते जैसे रुक जाता है। इट हेल्प्स अस टू राइट, हम लोग जब लिखते हैं कुछ तो पेन हमारा घिस रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो हम लोग को लिखने में मदद करता है। देन फ्रिक्शन एज अ फो, फो मीन्स दुश्मन, कैसे? इट कॉजेज वियर एंड टीयर इन द ऑब्जेक्ट, जब घिसता है कोई भी चीज़ तो वियर एंड टीयर, टूटता है, घिसता है। इट कॉजेज डैमेज टू पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन का पार्ट भी घिस करके खराब होता है। इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में वो रुकावट डालता है, हर्डल मतलब रुकावट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। हम लोगों ने देखा है कि जब फ्लूइड्स में, पानी में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको एक स्पेशल शेप दिया जाता है, पानी में चाहे हवा में।
तो उसको स्ट्रीम लाइट बॉडी बनाया जाता है। आगे का जो ये होता है पार्ट होता है उसको ऐसा बनाया जाता है और पीछे का ऐसा। जब भी हम लोग फिश को भी देखें तो फिश भी आगे से ऐसा पतला होता है, क्यों? ताकि आगे जो पानी का जो फ्रिक्शन होगा उससे वो कम होगा। उसी तरह से एरोप्लेन को भी वैसा ही बनाया जाता है, आगे में ऐसा नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, ताकि एयर का जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स must have a special shape to overcome the fluid friction acting on them, like pointed fronts and little wider middle part which gets tapered at the back called streamlined। और इस तरह के डिज़ाइन को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, तभी फ्रिक्शन जो है वो पानी का फ्रिक्शन कम होगा, हवा का फ्रिक्शन कम होगा और वो बॉडी जो है इजीली मूव कर पाएगा। देन है नेम द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो नेचर है, नीचे जिस सरफेस पे बॉडी मूव कर रहा है उसका सरफेस कैसा है, ज़्यादा स्मूथ है कि रफ है? रफ ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, स्मूथ रहेगा तो कम होगा। गिव टू मेथड्स बाय विच फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है? तो फ्रिक्शन को हम लोग लुब्रिकेंट लगा करके कम करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, ग्रीस, स्लिप करने वाला चीज़। तो हम लोग यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट और ये मशीन में, ताकि फ्रिक्शन कम हो, घिसे कम, और वो स्मूथ रहे, तो घर्षण कम होगा और चीज़ें हमारी ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगी, तो वियर एंड टियर नहीं होगा। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। फिर हम लोग बियरिंग्स भी लगाते हैं मशीन्स में या फिर कार के व्हील में बियरिंग्स लगा रहता है, बॉल बियरिंग, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। तो ये था आज का वीडियो, चैप्टर 12 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट सेट भी इसका सेट 3 भी मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा अप टू पूरा एंड तक का, क्लास 8 का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।